गाइस तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ गैप द सीरीज एपिसोड 12 फाइनल एपिसोड। तो पहले सीन में ही सैम मॉन को लेकर अपने हाउस आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और तभी मॉन उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी सैम कहती है, मॉन तुम हमेशा के लिए मुझे लव करोगी ना? तभी मॉन कहती है, आप ये सफ़र कर ही क्यों रही हैं? तभी सैम कहती है, बचपन से लेकर आज तक मेरी ग्रैंड मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा लव किया है, मुझे अच्छी तरह से संभाला है, लेकिन आज मैं उनके अगेंस्ट चली गई क्योंकि मुझे अपने लव को जो पाना था। अगर अभी ग्रैंड मॉम को कुछ भी हो जाता है तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी मॉन, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी पर्सन हूँ ना। तभी मॉन कहती है, आप अभी वहाँ से चले आए हैं बस इसीलिए आपको इतना बुरा फील हो रहा है, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों उन्हें वापस देखने जाएंगे। तभी सैम कहती है, मैं वापस वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं वहाँ पर वापस गई तो ग्रैंड मॉम मुझे जो भी कहेंगी मैं उसे ना नहीं कह पाऊंगी और उनकी ही बात को हाँ कर दूंगी। तभी मॉन कहती है, आप थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने आज खुद अपने आंखों से देखा है आप मुझे कितने ज़्यादा लव करते हैं और हम दोनों को बस यही चीज़ हमारे ग्रैंड मॉम को दिखाना है, वो भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगी। उसके बाद आपको मुझसे या ग्रैंड मॉम से किसी को चुनना नहीं पड़ेगा, आप मुझे और ग्रैंड मॉम दोनों को चुन पाएंगी, इसीलिए थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और यही कहकर मॉन सैम को संभाल रही थी। तभी मॉन के फ़ोन पर कर का कॉल आता है। तभी मॉन सैम से पूछती है, कर फ़ोन कर रहे हैं, क्या मैं उसे रिसीव करूं? तभी सैम कहती है, अभी मैं कोई भी डिसीजन देने के लिए तैयार नहीं हूं, अभी मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मॉन कहती है, आपको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और ग्रैंड मम्मा के बारे में भी बात करनी चाहिए। तभी मॉन कहती है, मैं उठा रही हूँ, और ये कहकर वो फ़ोन को रिसीव करती है तो सामने से कर्क होता है जो कि ग्रैंड मॉम के बारे में ही सब कुछ बोल रहा था। तभी मॉन कहती है, आपको इनसे अभी बात करनी चाहिए। तभी सैम जब उससे बात करती है तो कर्क कहता है, मैं ग्रैंड मॉम को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उनके हार्ट फेलियर भी हो सकता है, वो नाटक नहीं कर रही थी, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी सैम कहती है, लेकिन वो पूरी तरह से हेल्दी थी तो अचानक से ये सब कैसे हो गया? तभी कौर कहता है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल हो जाओ, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर तो यही कह रहे हैं। ये सुनने के बाद सैम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहीं पर ही वो मॉन को अकेले छोड़कर सीधे हॉस्पिटल चली जाती है। अगले सीन में सैम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उसे देखकर वो डॉक्टर को जाकर पूछते हैं कि उसकी ग्रैंड मॉम कैसी है। डॉक्टर बताता है अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है। तभी सैम देखती है वहाँ पर खुन्नई बैठी हुई है। तभी खुन्नई उसे कहती है, देखा तुम आखिरकार हार ही गई ना और यहाँ पर आ ही गई। तभी सैम कहती है, मैंने क्या हारा है क्या जीता है उससे अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी खुन्नई कहती है, तुमने आखिर मन को हार ही लिया क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो सैम। तभी तभी सैम कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन आपका क्या है, आप आखिर यहाँ पर क्यों बैठी हैं? तभी खुन्नन कहती है, मैं बस ये देखने के लिए इंतज़ार में बैठी हूँ कि आखिर वो ज़िंदा है या फिर कब तक मरने वाली है। उसके बाद सैम कहती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता है। आप तभी ही स्माइल करते हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती हैं। तभी खुन्नन कहती है, तुम्हें अभी वो सारी बातें याद है? तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सैम और उसकी दोनों ही सिस्टर मतलब कि खुन्नी और सॉन्ग बैठे हुए थे। यहाँ पर नोइंग पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके चेहरे पे स्माइल थे। तभी सैम उससे कहती है, आप ऑलवेज स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। तभी सॉन्ग कहती है, ऐसा नहीं है, दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, इसीलिए ही स्माइल कर रही है, बस अपने टेंशन को छुपाने के लिए, ताकि ग्रैंड मॉम उसको इस तरह से देख ना पाए और उन्हें सब कुछ पता ना चल पाए। तभी सैम कहती है, लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तभी नोइंग कहती है, क्योंकि मैं ग्रैंड मॉम को ये सब दिखाना नहीं चाहती हूँ, बस उन्हें हैप्पी करना चाहती हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन उनको हैप्पी कर ही नहीं पाती हूँ। तभी वो सैम के पास आती है और कहती है, हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में जब होते हैं, उसका एक अच्छा तरीका यही है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखो, ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल पाए और सामने वाले को टेंशन ना हो हमें देखकर। बस इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ ताकि ग्रैंड मॉम को मेरी वजह से टेंशन ना हो। तभी फ्लैशबैक एंड होता है और खुन्नई सैम से कह रही होती है,
तुम ग्रैंड मॉम को चुन रही हो, इसीलिए मॉन के साथ अच्छी तरह से ब्रेकअप कर लेना, क्योंकि उसको भी जीने का हक है और उसको भी हैप्पीनेस रहने की हक है। और यही सुनकर सैम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। नेक्स्ट सीन में सैम अपने ग्रैंड मॉम के ख्याल रख रही थी और वो डॉक्टर के बारे में ही सोच रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा है उसके ग्रैंड मॉम के बारे में। उन्होंने यही कहा था कि अभी उसकी ग्रैंड मॉम को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं सुनानी है, क्योंकि उनको अभी हार्ट प्रॉब्लम है, तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए ही जब भी मॉन कॉल करती या फिर कोई भी टेक्स्ट करती, तो सैम उसका कोई भी जवाब ही नहीं देती और ना ही मॉन की कॉल को रिसीव करती, बस इग्नोर ही करती और अपने ग्रैंड मॉम की तरफ ही देखती और उनको अच्छी तरह से बस ख्याल रख रही थी। दूसरी तरफ मॉन सैम को कॉल किए ही जा रही थी और ढेर सारी मैसेज भी कर रही थी, लेकिन सैम का कोई भी रिप्लाई नहीं था। और इस बीच 3 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार मॉन ये फैसला कर ही लेती है कि अभी वो सैम के घर को छोड़कर चली जाएगी। और आखिरकार वो अपना बैग पैक करती है और उस घर को छोड़कर चली जाती है। तभी वो मुड़कर सैम के हाउस को देखती है और उसे यहाँ पर ढेर सारी चीज़ों के बारे में याद आती है, जो कि उसने और सैम ने मिलकर उस हाउस में कुछ पल बिताए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और इसी बारे में ही सोचकर मॉन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसको सैम की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। नेक्स्ट सीन में मॉन अपने हाउस में होती है और सैम को याद करके बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड यूकी आती है, तो उसे देखकर मॉन उसको हग करती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। यूकी उसको संभालने की कोशिश करती है और समझाती है, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मॉन कहती है, मुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में पता था, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस थी। उन्होंने अपने ग्रैंड मॉम को चुना, जो कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सही किया, लेकिन मुझे उनकी याद आती है। कहीं न कहीं मुझे ये बात पता थी एक ना एक दिन ये हमारी ये जो रिश्ता है इसका एक दिन ब्रेकअप होने ही वाला था, लेकिन अभी मुझे उनकी याद आती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। और यही सोचकर वो यूकी को फिर से हग कर लेती है और वो दोनों ही यहाँ पर रोने लगती हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है मॉन के हाउस में टी और जिम भी आई होती हैं। तभी यूकी और मॉन वहाँ पर आते हैं, तो वो चारों मिलकर सैम के बारे में ही बात कर रही थी। जिम यहाँ पर कहती है, आखिरकार ग्रैंड मॉम ने सैम की लव को छीन ही लिया और आखिरकार मॉन से बहुत दूर ही हो गई। सैम तो मॉन की कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है और ना ही उसकी मैसेज की रिप्लाई कर रही है। तभी टी कहती है, मुझे तो लगता है ग्रैंड मॉम ने ही सैम का मोबाइल रख लिया होगा। और यहाँ पर यह भी पता चलता है जिम और टी का भी सैम से कोई भी बात नहीं हो रहा है। उन दोनों के भी कुछ भी नहीं पता है कि अभी सैम क्या कर रही है। और ये बात सुनकर मॉन भी थोड़ी सी शॉक्ड होती है, क्योंकि सैम अभी उसके फ्रेंड से भी अच्छी तरह से बात नहीं कर रही है। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिम ने एक जगह पर मॉन को बुलाया था। जैसे ही मॉन वहाँ पर पहुँचती है, जिम और कैट उसको बताते हैं यहाँ पर सैम भी मौजूद है, लेकिन कर्क के साथ। यहाँ पर यह पता चलता है कि सैम और कर्क यहाँ पर अपने मैरिज की फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। और तभी जिम और कैट कहते हैं, तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए और सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। तुम्हें भी मूव ऑन करने का हक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है। तुम उसे चाहो तो बात कर सकती हो। मौन तभी कुछ भी नहीं कहते, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सबको कहती है, मुझे दरअसल वॉशरूम जाना है। और यही कहकर बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम और कर्क के मैरिज का फ़ोटोशूट चल रहा था। तभी सैम कर्क से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, और यही कहकर वो भी वहाँ से टॉयलेट की तरफ जाती है। तभी मौन वहाँ पर जाती है और सैम के साथ बात करती है। मौन कहती है, मैंने आपको फ़ोन किया और मैसेज भी किया, आपने टेक्स्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं किया, और इसीलिए आखिर में मैं आपके हाउस छोड़कर चली आई। उसके बाद वो सैम की तारीफ़ करती है और कहती है, आप इस गाउन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी सैम कहती है, मुझे दो रास्ते मिले थे मौन, मैं अपने हार्ट को चुनती या फिर अपने ग्रैंड मॉम को चुनती। मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ, इसलिए मुझे उनको चुनना पड़ा और उन्होंने ही मुझे कहा शादी करने के लिए। मेरी वजह से ही वो हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो जाए।
मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ। तभी मोन कहती है, मैं समझ सकती हूँ सैम, आप ऑलवेज अपने फैमिली को बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं और आपने जो भी किया है वो सही है। मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ ये सारी चीज़ें को। मैं बस इसीलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत दिनों से देखा नहीं था। मैं खुद की आंखों से आपको देखना चाहती थी, बस इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तभी सैम कहते हैं, आई एम सॉरी मोन, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं सचमुच बहुत ही ज़्यादा यूजलेस पर्सन हूँ, है ना। तभी मोन कहती है, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए ऑलवेज मैं आपको लव करूँगी। और यही कहकर वो सैम की नोच को टच करती है और चमचम कहती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और तभी वो वहाँ से वापस आ ही रही थी, तभी सैम पीछे से उसको हक कर लेती है और उसको कहती है, तो क्या अभी से हमारा पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। तभी मोहन कहते हैं, आप ऐसा मत सोचिए, आप सोचिए कि ये एक नई चीज़ है, मतलब कि आपकी ये एक नई शुरुआत है। इस चीज़ के बारे में मत सोचिए और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको ऑलवेज लव ही करूँगी। ये कहकर वो उसको गालों पर एक किस करती है और वो वहाँ से चली आती है और पीछे से सैम उसको देख रही थी और बस रोए ही जा रही थी क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ मन को जाते हुए ही देख सकती है क्योंकि अभी उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। और तभी वहाँ पर कर्क आता है और सैम और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहीं ना कहीं कर्क को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसके बाद मोन अपने सारे फ्रेंड्स के पास लौट जाती है और वहाँ पर वो सबको कहती है कि उसने अभी सैम के साथ बात कर लिया है और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स भी उसको हक करते हैं और सब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं। और उसके बाद 2 मंथ बीत जाते हैं और एक दिन मोन जिम के हाउस में थी और वो वहाँ पर खड़े खड़े सैम के बारे में ही सोच रही थी। आखिरी बार वो किस तरह से सैम से मिली थी और उन दोनों के बीच क्या हुआ था और फिर दोनों ही बिछड़ गए थे। उसके बाद पीछे से कोई आता है तो मोन को लगता है सैम थे, लेकिन पीछे कैट खड़ी थी। कैट कहती है, मोन तुम भूलो मत, सैम की 1 महीने में कर्क के साथ शादी होने वाली है, तो यहाँ पर वो कैसे आ सकती है। कैट कहती है, मोन वो सब कुछ भूल जाओ और तुम्हें भी हैप्पी रहने की हक है यहाँ से। दरअसल कैट ये कह रही थी कि तुम अपने हार्ट को ओपन करो और किसी और के साथ डेट करो। तभी मोन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपने हार्ट को किसी और के लिए ओपन नहीं कर सकती हूँ, मैं ऑलवेज सैम को ही लव करूँगी। और उसके बाद वो यहाँ पर बताती है कि वो इंग्लैंड जा रही है एक जॉब के लिए, वो यहाँ पर नहीं रहने वाली है। और ये सुनने के बाद कैट और जिम भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि आखिरकार मॉन अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। मॉन जिम और टी से कहती है इस बारे में सैम को कुछ भी ना बताने के लिए, क्योंकि अगर सैम को पता चलेगा तो खामखा सैम उसकी वजह से टेंशन लेगी। और ये कहकर मॉन वहाँ से चली जाती है। जब मॉन वहाँ से चली जाती है तो पीछे से सैम आती है। दरअसल सैम भी वहाँ पर मौजूद थे, बस वो खुद को मॉन को नहीं दिखा रही थी और वो बस मॉन को देखना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर थी। जिम कहती है, क्या तुम्हें सचमुच उसको कोई भी बात नहीं करनी है। उसके बाद वो मॉन की इंग्लैंड जाने वाली बात कहने ही वाली थी, टी उसको रोक देती है, तो वो सैम से कुछ भी नहीं कह पाती है। अगले सीन में मॉन को दिखाया जाता है जो कि सैम की सारी फोटोज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी और एक एक फोटोज़ को बॉक्स में रखे जा रही थी। और इसी बारे में वो सोचकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सैम की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी और वो मजबूर होकर सैम की हर एक तस्वीर को बॉक्स में रखे ही जा रही थी। दूसरी तरफ सैम का भी यही हाल था, वो भी बहुत ही सैड थे, बस वो अपने ग्रैंड मॉम को दिखा नहीं रही थी। उसकी ग्रैंड मॉम उसकी शादी की तैयारी में लगी हुई थी, कभी कोई ज्वेलरी देखती तो कभी कुछ और करती, लेकिन सैम उसके सामने ही चुपचाप बैठी रहती और उसके ग्रैंड मॉम के सामने जो भी कहती बस उसका जवाब ही देती और बस खुश रहने की एक्टिंग कर रही थी। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मौन भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी, दूसरी तरफ सैम भी बहुत ही ज़्यादा सैड थे। मौन अपने जॉब की तैयारियां कर रही थी। एक दिन सैम और उसकी ग्रैंड मॉम डिनर कर रहे थे, तभी सैम को उसकी ग्रैंड मॉम कहती है, तुम्हारा क्या हो गया। तभी सैम कहती है, मेरा हो गया है। और यह कहकर
वो टेबल से उठ रही थी, लेकिन वो लड़खड़ा जाती है। तभी उस सर्वेंट आकर उसको संभालने ही वाली थी। तभी सैम कहती है, मैं अभी ठीक हूँ। और सैम को इस तरह के हाल में देखकर ग्रैंड मॉम को कुछ याद आता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम छोटी थी और पियानो बजा रही थी। तभी वो अपने ग्रैंड मॉम को कहती है, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको अकेली छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और यही कहकर वो अपने ग्रैंड मॉम को हक कर लेती है। उसके बाद मॉन को दिखाया जाता है, जो कि अपने हेयर को कट की थी, और उसको ऐसे देखकर उसके मॉम और डैड उसको प्रीति कहते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वो तीनों यहाँ पर बैठकर बातें कर रही थी, और यहाँ पर मॉन की मॉम जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि अभी उनकी जो डॉटर है इंग्लैंड चली जाएगी और उसके पास नहीं रहेगी, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे। लेकिन मोन उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मोन के स्टेप डैड भी कहते हैं, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर उसके फादर ऑलरेडी हैं और उसको अच्छी तरह से संभालेंगे। लेकिन फिर भी मोन की मोम के मॉन मान ही नहीं रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। मोन यहाँ पर कहती है कि मैं अपने ख्याल रख लूँगी, आप मेरी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेसलेट और रिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और उसे मोन की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। बस वो उन दोनों के बारे में ही सोचकर बस रोए ही जा रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है, वहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम आती हैं, और तभी वो उससे कहती है, तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी सैम वहाँ पर जा रही थी। तभी उसकी ग्रैंड मॉम कहती हैं, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ, और तुम्हारे लिए जो अच्छा है बस मैं वही फैसला करती हूँ। तभी सैम और भी ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सबको पता है कि सैम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। तभी सैम की ग्रैंड मॉम उसकी सर को टच करने ही वाली थी। तभी सैम कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, और यही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मॉन के हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉन को इंग्लैंड जाना था, और उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जिम, टी और यूकी भी आई हुई थी। उसके बाद मॉन अपने मॉम डैड के साथ घर से बाहर निकलती है, और वो अपने मॉम डैड को अच्छी तरह से बाय कह रही थी। मॉन की मॉम बहुत ही ज़्यादा सैड थी, क्योंकि उनकी बेटी अब उनसे दूर जा रही थी। तभी मॉन उन दोनों को हक करती है, और घर से बाहर निकलने के बारे में वो सब बात करते हैं। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि एक पिक्चर्स क्लिक करने के लिए उसके बाद सब इकट्ठा होते हैं, और एक ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। उसके सारे फ्रेंड्स का मैसेज भी आता है, जो कि उन्हें सेव करने नहीं आ पाए थे। तभी मॉन हाउस से बाहर निकलती है और कार में बैठती है, और वो सब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। मॉन अपनी फ़ोन ही देख रही थी। उसको अपने और सैम की एक पिक दिखती है। आखिरकार वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये आखिरी पिक्चर्स को भी वो अपने मोबाइल से डिलीट कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम को उसकी ग्रैंड मॉम बुलाई थी। तभी सैम आकर सोफे पे बैठते हैं, तो उसकी ग्रैंड मॉम बोलना शुरू करती है, और कहती है, तुम कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं रोई हो, हमेशा ऑलवेज स्माइल करते हुए ही दिखती हो। लेकिन तुम ऐसा तभी करते हो जब बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती हो, और कुछ हफ्तों से तुम ऐसा ही कर रही हो। मुझे पता है तुम्हारे स्माइल के पीछे तुम अपने सैडनेस को छुपा रही हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सच कहूँ तो तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तुम ऑलवेज अपने प्रॉमिस को पूरा किया है, और अभी भी वही ही कर रही हो। मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस दिख ही नहीं रही है सैम। मुझे इस मैरिज में तुम्हारी खुशी दिख ही नहीं रही है, और मुझे डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, जिस तरह से मैंने सॉन्ग को खो दिया है। और अगर ऐसा दोबारा हो गया तो मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मॉम अपने तीनों पोते की तस्वीर देख रही थी। तभी वहाँ पर कर्क आता है, और वो ग्रैंड मॉम से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं सैम को इतने सैड नहीं कर सकती हूँ। मैं उससे लव करती हूँ, और मैं ऑलवेज यही चाहूँगा कि वो ऑलवेज हैप्पी ही रहे। लेकिन इस शादी से वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, इसलिए मैं ये मैरिज बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्लीज़ आप उसको उसी खुश की चुनने दीजिए, और उसे उसका लाइफ पार्टनर खुद के हिसाब से चुनने दीजिए ग्रैंड मॉम। और यही कहकर कर्क वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है, जहाँ पर ग्रैंड मॉम सैम से कह रही होती है, कर्क मुझसे कल मिलने आया था और ये शादी को तोड़ के गया है।
उसने कहा कि वो तुम्हें हैप्पी देखना चाहता है क्योंकि वो तुमसे लव करता है और तुम्हें ऑलवेज हैप्पी देखना चाहता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो रही हूँ। मैं सचमुच बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ। जैसे खुन्नई मुझे कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर चुनो। तुम्हें भी हैप्पी रहने का हक है सैम। तुम अब अपने हिसाब से ही चुनो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सैम कहती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसकी ग्रैंड मॉम कहती है, तुम्हारा दिल चाहे जो वो करो, तुम्हें जिसे को चुनना है तुम उसे चुनो, मैं उसके लिए राजी हो जाऊंगी सैम। वही सुनने के बाद सैम उसके पैरों पर गिर जाती है और अपने ग्रैंड मॉम को थैंक यू कहती है और उन्हें हक कर लेती है। और तभी उसकी ग्रैंड मॉम कहती है, अब तुम्हें पूरी तरह से आज़ादी है, तुम्हें जिसको चुनना हो तुम आराम से उसे चुन सकती हो। तभी सैम कहते हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और यह कहकर वो अपने कार की चाबी उठाती है और दौड़ते हुए बाहर जाती है और वो अपने कार पे बैठती है और वहाँ से जा रही थी। तभी वो जिम को कॉल करती है तो जिम कॉल ही नहीं उठाती है। सैम कहती है, आखिर सबको हो क्या गया है, कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? तभी जिम उसको एक पिक्चर सेंड करती है जहाँ पर साफ साफ दिख रहा था सब खड़े हैं और जहाँ पर मौन इंग्लैंड के लिए जा रही थी। तभी मौन जिम से कह रही होती है, आप मेरी तरफ से लेडी सैम को कांग्रेस कहना उनके शादी के लिए। और वो सब ऐसे ही जा रहे थे। जब से सैम को पता चल जाता है कि मोहन इंग्लैंड जा रही थी, फिर क्या था, वो अपने गाड़ी की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ करती है और वो निकल पड़ती है। और उसके बाद वो सीधे आकर टी के कार के सामने ही अपने कार को रोक देती है। तभी टी अपने कार को रोकती है तो सैम सीधे दौड़ते हुए जाकर मोहन को हक कर लेती है और उससे कहती है, मोहन प्लीज़ मुझे छोड़कर इस तरह से मत जाओ। तभी मोहन कहती है, नहीं सैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी मोहन कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर इस तरह से मत जाओ, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तभी एक पल भी ऐसा नहीं गया है जब मैं खुश रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी मोहन कहती है, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं हम दोनों के चीज़ों के बारे में सब कुछ भूलना चाहती हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तभी सैम कहती है, लेकिन मैं हम दोनों के बारे में भूलना नहीं चाहती हूँ। तभी मोहन कहती है, आपको भी ये बात पता है कि हम दोनों के रिलेशन पॉसिबल नहीं है, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमें ये करना ही होगा और मुझे जाना ही होगा। तभी सैम यहाँ पर बताती है, अक्स ने शादी से मना कर लिया है और मेरी और कर की शादी होगी ही नहीं, इसीलिए हम दोनों अब एक सोच सकते हैं। और मेरी ग्रैंड मॉम भी मेरी बात अब अच्छी तरह से समझती है। उन्होंने खुद ने ही मुझे कहा है, मैं जिसे चाहूँ उसे चूज़ करती हूँ और मैं जिसे चूज़ करती हूँ वो कोई और नहीं मोहन, वो सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं ऑलवेज अपने लिए चूज़ करूँगी। और इसीलिए मोहन तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ। ये सुनने के बाद मोहन भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपके लिए हमेशा सब कुछ छोड़ सकती हूँ आपके पास रहने के लिए। और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। आखिरकार वो दोनों अब एक हो ही जाएंगे। उसके बाद सैम मोहन को एक किस करती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी ग्रैंड मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उससे सर ओम मिलने के लिए आया था। दरअसल ये सैम की एक कज़न है जो कि सैम की ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए आया था। और यहाँ पर वो दोनों सैम से वीडियो कॉल पर भी बात करते हैं, जहाँ पर सैम सर पोम को अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि मोहन को भी दिखाती है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं। उसके बाद लेडी ग्रैंड मॉम थोड़ी सी परेशान थी सैम को लेकर कि आखिर इस तरह से उसने अपना एक लाइफ पार्टनर चुना है जो कि एक लेडी है। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर सर पोम भी कहता है, अब उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, बाहर की कंट्री में अब ये सब हो रहा है, लोग खुलेआम डेट कर रहे हैं, चाहे लड़का लड़का हो या फिर दो लड़कियां ही क्यों ना है। और बाहर कंट्री में तो इस मैरिज को अब लीगल भी किया गया है, सब यहाँ पर आसानी से अब ये सब कर रहे हैं। तो आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर सैम कभी शादी भी करती है और अगर आप हमें इनवाइट करेंगी तो मैं अपने मॉम डैड को भी लेकर यहाँ पर आऊँगा। ये सुनने के बाद ग्रैंड मॉम को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में सैम और मोहन की
वेडिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम के और मोन के सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। तभी दिखाया जाता है जहाँ पर मोन के मॉम डैड को सैम की जो ग्रैंड मॉम थी वो थैंक यू कह रही थी, क्योंकि उन्होंने सैम को बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश दी है और सैम की हैप्पीनेस की वजह अभी मोन ही है। और इसी वजह से ही वो उन दोनों को थैंक यू कह रही थी और मोन के मॉम डैड भी सैम की ग्रैंड मॉम को थैंक यू कह रहे थे। और यहाँ पर क्विनिंग को भी दिखाया जाता है, जो कि सैम की वेडिंग पर आई थी और अभी उसकी ग्रैंड मॉम के साथ अच्छी तरह से बातचीत हो रही है और वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। उसके बाद सैम और मोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेडिंग के लिए रेडी हो रहे थे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं और वेडिंग हॉल में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद सैम सबको थैंक यू कहती है। पहले वो अपने ग्रैंड मॉम को थैंक यू कहती है कि अभी वो उसकी लव को अच्छी तरह से समझ पाई, तभी ही अभी ये सब हो रहा है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को भी थैंक यू कहती है और आखिर में वो मोन को आई लव यू कहती है और थैंक यू कहती है और कहती है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से ही मैं पूरी तरह से हैप्पी रहने लगी हूँ। तुम मेरी पूरी वर्ल्ड हो, मेरी हैप्पीनेस की वजह हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। और यहाँ पर मोन भी कुछ कहती है। वो सैम से कहती है, बचपन से ही आप मेरी आइडल रहे हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है, लेकिन आपका प्यार ने उस गैप को मिटा दिया और अभी हम दोनों एक साथ हैं। आपने मुझे ऑलवेज लव किया है और मेरे पास ही रही है और हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, जब तक मैं रहूँगी तब तक मैं ऑलवेज आपको लव करूँगी और आपके पास ही रहूँगी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक दूसरे को किस करो। और तभी सैम ये सुनकर मन को एक किस करती है। उसके बाद दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर सैम और मन एक दूसरे के हाथ पकड़कर बाहर आ रहे थे, एक फ्लावर बुके लेके, जैसे कि शादी में होती है। तभी सब बाहर नीचे खड़े रहते हैं और जिम कहती है, जितने भी कुंवारे हैं सब नीचे खड़े हो जाए, क्योंकि अभी सैम और मोन फ्लावर बुके को फेंकने वाले हैं। तभी लाइन में सब खड़े रहते हैं तो सैम कर्क से कहते हैं कि तुम भी आकर खड़ी हो जाओ। तभी वो दोनों मिलकर फ्लावर बुके को बाहर फेंकते हैं तो सीधे जाकर वो कर्क और टी के हाथ में पड़ते हैं। तो तभी सब कर्क को चिढ़ाने लगते हैं कि अभी तुम्हारे भी एक लवर मिल गई है। उसके बाद सैम और मोन एक दूसरे को किस करते हैं और तभी बैकग्राउंड में सैम की आवाज़ आती है, जो कि कह रहे थे, मेरे लाइफ में सिर्फ ग्रे कलर था, जब से मोन मेरी लाइफ में आई है तभी मेरी लाइफ पिंक कलर हो गया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। और वो कह रही होती है, पिंक इतना भी बुरा नहीं होता है, अगर लाइफ में आती है तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। और यहाँ पर ही गैप द सीरीज़ का एपिसोड 12 एंड होता है, मतलब कि गैप द सीरीज़ एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।